हेलो बच्चों, कैसे हो। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर 4 वेक्टर। और आज उसकी फोर्थ क्लास चल रही है। जिन बच्चों ने क्लास 1 2 3 नहीं देखा है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और पहले 1 2 3 लेक्चर कर लीजिए, क्योंकि सीक्वेंस में जब तक नहीं चलोगे आपको समझ में नहीं आएगा। या फिर आपको क्या करना है, टाइप करना है लेट्स जॉइन केडी, यूट्यूब पे जाके टाइप करना लेट्स जॉइन केडी और उसके सामने लिख देना है वेक्टर। ऑटोमेटिक क्लास आ जाएगी। ठीक है भाई, तो चलिए आगे आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आज की क्लास में पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। भी क्या पढ़ेंगे? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं ये यूनिट वेक्टर का एक पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे। और उसके बाद में एडिशन ऑफ 3 वेक्टर। लास्ट में जो ये वीडियो क्लास जो आएगी वीडियो के लास्ट में, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला। अभी तक आपको मैंने पढ़ाया कि 2 वेक्टर को कैसे जोड़ सकते हैं, लेकिन जब आज लास्ट तक आप देखोगे वीडियो को तो आपको यह भी पता लग जाएगा कि 2 से ज्यादा वेक्टर को आप कैसे जोड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वेस्ट किए हुए टाइम। और अब सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भाई। सबसे पहले मैं ब्लू पेन ले लेता हूं, चलिए ब्लैक ले लेते हैं। तो लिखता हूं यहाँ पे मैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भाई। क्या लिखता हूं? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या मतलब हुआ इसका, इसको समझेंगे अच्छे से, बारीकी से समझेंगे पूरी डिटेल के साथ में। मानते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मैं मानता हूं यहाँ पे एक पार्टिकल P है या A मान लेते हैं, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में भाई। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में इस पे क्या लग रहा है कि फोर्स लग रहा है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब मैं इसको देखना चाहता हूं, जब इस पे मैं फोर्स लगाऊंगा इस डायरेक्शन में तो ये 2 डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इसका। एक्चुअली में 2 जगह काम करेगा, एक अलोंग दी एक्स एक्सिस, एक होगा अलोंग दी एक्स एक्सिस, और एक काम करेगा अलोंग दी वाई एक्सिस भी, एक काम करेगा अलोंग दी वाई एक्सिस। तो यानी कि एक आपके एक्स एक्सिस में जाएगा बॉडी और एक किसमें जाएगी? वाई में, जब भी आप काम करोगे। ठीक है भाई, और इन दोनों के बीच में एक एंगल है थीटा। तो जब भी हमें फोर्स लगाएंगे तो उसके 2 कंपोनेंट निकल के आ जाएंगे। इसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन, कि जब भी हम इसको फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में तो ऑटोमेटिक इसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे, एक एक्स में दूसरा वाई में, क्योंकि 2 डायरेक्शन में इस पे फोर्स ऑटोमेटिक लगेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक बॉडी है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, मान लो ये बॉडी है, और एक बार लग रहा है उसको वाई डायरेक्शन में। ठीक है भाई, एक बार लग रहा है किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में, और एक बार किस लग रहा है? एक्स डायरेक्शन में। तो उसका जो रिजल्टेंट बॉडी है वो किधर मूव करेगी? इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ये आपका एंगल हो गया थीटा, मतलब बात एक ही है। क्लियर होगी? अब सुनिए ध्यान से, जो फोर्स एक्स की डायरेक्शन में लगेगा उसको बोलेंगे फोर्स का एक्स कंपोनेंट। इसी प्रकार से जो बॉडी का वाई डायरेक्शन में लगेगा फोर्स उसको बोलेंगे फोर्स का वाई कंपोनेंट। यही कंपोनेंट है, यानी कि अलोंग द एक्स एक्सिस एक्स, अलोंग द वाई कंपोनेंट वाई। हमने ये भी पढ़ा है अलोंग द एक्स एक्सिस होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? एफ कोस थीटा। और ये भी पढ़ा है एफ साइन थीटा। ये भी हम डिस्कस कर देंगे आज और डिटेल में करवा देंगे। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। और जब भी हमें रिजल्टेंट निकालना हो, नेट निकालना हो, तो ये फॉर्मूला भी आपके पास याद होना चाहिए कि एफ एस वैक्टर प्लस एफ वाई वैक्टर, यानी कि वैक्टर सम है। देखो ये एक्स वाला और वाई वाला पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन पढ़ा था ना, दोनों का वेक्टर सम हमें कर देना है और हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेट निकालने के लिए एफ एक्स और एफ वाई दोनों के जो वेक्टर सम है उनको जोड़ देना है। चलिए बहुत अच्छा, अब इसको समझते हैं और अच्छे से डिटेल में इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो देखिए सुनिए ध्यान से, मान लेते हैं कि ये एक फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, एक लग रहा है यहां से, कुछ भी फोर्स की जगह कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि फोर्स ही होगा, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं वाई। और मान लेते हैं कि ये इसका रिजल्टेंट निकल के आया फोर्स का, तो नेट यहां निकल के आया, ये हो जाएगा एफ अलोंग दी एक्स एक्सिस, और यहां लिख देंगे एफ अलोंग दी वाई एक्सिस। ठीक है भाई, तो ये इसका रिजल्टेंट के लिए यानी कि मैग्नीट्यूड के लिए। तो मैंने आपको अभी भी बताया था कैसे निकालोगे, एफ वेक्टर इज इक्वल टू लिखोगे एफ एक्स प्लस एफ वाई का वेक्टर सम भी। क्या निकालोगे? एफ वाई का वेक्टर सम लिखना है अपने को। ये बात आपको दिमाग में होनी चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, अब मैं इसमें और फॉर्मूले बनाता हूं कि इसको एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, इसका जो कंपोनेंट है देखिए ध्यान से समझिए। तो यहां मैं एक लाइन खींचता हूं इस प्रकार से। तो अब आप देखोगे कि ये बन गया ए, ए इसको लिख देता हूं मैं ए, इसको लिख देता हूं मैं बी,
इसको लिख देता हूं मैं सी और इसको लिख देता हूं डी। तो हमारे पास जो ट्रायंगल आया वो आया ए सी डी। मैं पूछना चाहता हूं इसमें कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, तो आप बताओगे मेरे को बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस को क्या लिखेंगे एडी और अपॉन में हाइपोटेन्यूज को लिखेंगे एसी। और एडी की वैल्यू कितनी है आपको पता है, एडी तो निकालना ही अपने को, और एसी की वैल्यू कितनी है आपको पता है एफ, और एडी की वैल्यू आ गई अपने पास एफ कोस थीटा। क्लियर। इसी प्रकार से ट्रायंगल पकड़ेंगे यही दोबारा से ए सी डी। मैं बोलूं साइन की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे जी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर क्या है भाई ए बी, क्योंकि थीटा यहाँ बन रहा है ना, थीटा थीटा के सामने वाला क्या होता है भाई परपेंडिकुलर। तो ये लिखा हमने, क्या लिखा है यहाँ पे थीटा, और अभी थीटा चेंज कर दे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ये रहा परपेंडिकुलर यानी कि सी डी अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा ए सी, और सी डी कितना हो जाएगा भाई सी डी होगा इसके बराबर ही होगा ये वाला, यानी कि आप लिख सकते हैं, चलो इसको हटा देते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं एक बार सी डी, और हमें ए सी की वैल्यू चाहिए। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई भाई एफ, तो सी डी की डायरेक्शन में कितना आया भाई एफ साइन थीटा। ठीक है भाई, तो यानी कि ये जो सी डी है इसी के बराबर तो ये होगा ए बी, तो ये भी क्या उतना हो जाएगा एफ साइन थीटा। इसी प्रकार से ये है उतना ही ये आएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा एफ कोस थीटा। तो कहने का मतलब है आप याद कर लेना कि जब भी थीटा के डायरेक्शन में आए, थीटा के साथ में आए, थीटा के मैं लिखूं यहाँ के थीटा के साइड में, अगर थीटा जहां लगा हुआ है थीटा के साइड वाला जो चीज होगी वो किस में लेंगे कोस में लेंगे। डायरेक्टली याद कर लेना, बार बार क्यों निकालोगे। और थीटा के जो परपेंडिकुलर है ना, थीटा के जो परपेंडिकुलर उसको हम कैसा लेंगे साइन थीटा भी। इतनी बात आपको दिमाग में होनी चाहिए। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए चलिए इसको समझने के लिए मैं आपको मानता हूं कि एक बॉडी है, कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं, इस प्रकार से एक वेक्टर है, ये लो, और एक ये बना दिया। ठीक है भाई, तो मान लेते हैं ये हमारे पास ए है वेक्टर, और ये बन गया हमारे पास क्या बने, ये थीटा है तो ये बन गया क्या, आप बोलोगे सर ए कोस थीटा। क्या बनेगा ये ए कोस थीटा। ये क्या बनेगा थीटा से परपेंडिकुलर आ गया तो ये बन जाएगा ए साइन। इसी प्रकार से अगर मान लो यही बॉडी रहती और यही एंगल रहता, ये रहा आपका रिजल्टेंट, और ये बन गया थीटा, तो इसको क्या बोलोगे, अगर ये ए है तो ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा ए कोस थीटा, और ये क्या बन जाएगा ए साइन थीटा। क्योंकि मैंने आपको बताया जिस डायरेक्शन में थीटा होगा उस साइड में आपको क्या लेना है कोस लेना है, और इस थीटा से परपेंडिकुलरली जो एंगल बनेगा उसको क्या लेना है साइन लेना है। ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। नहीं बैठी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसका न्यूमेरिकल करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास है कि एक ए वेक्टर दे रखा है, का मैग्नीट्यूड दे रखा है 10, एंड इसका कंपोनेंट निकालना अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, ये निकालना है। तो फिगर कुछ इस प्रकार से हमें गिवन है, इस प्रकार से फिगर हमारे पास गिवन है। ये रिजल्टेंट आपका ए वेक्टर, तो ऑटोमेटिकली आप सभी को पता है अगर ये थीटा थीटा दे रखा था सवाल में फिगर में 30, तो आप बोलिए इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो क्या लिखेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो ध्यान से समझिए। अगर ये ए है तो ये क्या हो जाएगा, अभी बताया था ए कोस थीटा, और ये ए है तो इसके परपेंडिकुलरली एंगल कितना बढ़ेगा ए साइन थीटा। मुझे यही तो कंपोनेंट चाहिए, ए अलोंग द एक्स एक्सिस, ए अलोंग द एक्स एक्सिस क्या होगा कोस थीटा, क्योंकि एंगल बढ़ रहा है थीटा का। ठीक है भाई, और कोस लेंगे हॉरिजॉन्टल के लिए, और ए अलोंग दी वाई एक्सिस हम लेंगे ए साइन थीटा। चलिए बहुत अच्छा। ए की वैल्यू आप सभी जानते हो 10 दे रखी, कोस थीटा, थीटा कितना है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे भी कितनी है 30 डिग्री। कोस थीटा हो जाएगा साइन 30 के बराबर, साइन 60 के बराबर, और जो कि हो जाएगा √3/2 भाई, कितना हो जाएगा √3/3। मैंने आपको बताया था जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी कि कोस 30 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 60। ट्रिग्नोमेट्री की पूरी टेबल बता रखी है, कोस 30 किसके बराबर हो जाएगा साइन 60 के बराबर होता है भाई। ठीक है भाई, तो और कितना होता है भाई √3/2। ठीक है भाई, तो लिखा तो 2 पंजू 10, तो 5√3 आया, कितना है भाई आंसर 5√3। इसी प्रकार से साइन 30, और मैं आपको बता दूं साइन 30 और कोस 60। ठीक है भाई, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो ये याद रखनी, साइन 30 और कोस 60 क्या होगा बराबर होगा भाई। क्लियर हो गई। कोस 60 की वैल्यू कितनी मानी जाएगी, ये मानी जाएगी आपकी 1/2, क्योंकि मैंने आपको टेबल बनाई थी
तो आपको टेबल आपको याद होगी, आई होप सो। जैसे कि हमने बताया था ना, एक 0 लेना है, एक अंडा लेना है, फिर प्लस का चढ़ाएंगे, फिर क्या आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, 1 को उठा लाएंगे इधर और √3/2 को उठा लाएंगे इधर, इसको 1/√2 और ये 1 वाला, और ये देखो ये क्या था, साइन, और ये क्या था, कोस। तो कोस 60 की वैल्यू कितनी आई, 1/2। ये बात याद रखनी है। इसी प्रकार से एक चीज और याद रखना, साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू भी कितनी रहेगी, सेम रहेगी, और जो कि रहेगी 1/√2। तो ये वैल्यू आपको याद रह जानी चाहिए, क्योंकि जितना आप याद करोगे उतना ही आपका फायदा रहेगा, क्योंकि नहीं तो याद करने वाले आपसे आगे निकल जाएंगे, और कंपटीशन का जमाना है। अगर आप याद नहीं करोगे, निकालने बैठोगे तो काम नहीं चलेगा। तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि टेबल आपको, तरीका मैं बताऊंगा याद करने का, आपको याद कर लेनी है। चलिए बहुत अच्छा, चलिए शुरू करते दोबारा से। क्या कर रहे थे, तो ए अलोंग द वाई एक्सिस तो हमने बता दिया है, ए की वैल्यू तो 10 है ही, और साइन 30 की वैल्यू हो जाती है 1/2, यानी कि कितनी आ गई, 5। तो यानी कि ए अलोंग द एक्स एक्सिस निकाल दिया, ए अलोंग द वाई एक्सिस, ये आंसर आपका आ चुका है। ठीक है भाई, ये दोनों निकाल दी। अब क्या करते हैं, मान लो इसी क्वेश्चन में आपको बोल देता, क्या बोलता कि फाइंड करने के लिए बोल दे, क्या बोल दे आपको, फाइंड करने के लिए बोल दे, क्या बोल दे, फाइंड करने के लिए बोल दे। क्या फाइंड करने के लिए बोलेगा कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। तो कैसे निकालोगे, देखिए ए एक्स कितना है, तो ए एक्स आप देखोगे ये रहा, ए एक्स है 5 √3 का स्क्वायर, प्लस ए वाई कितना है, 5 का स्क्वायर, √ओवर तो है ही, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और √3 का कट जाएगा तो 5 या 75, 75 समझ सकते हो। देखो 5 √3 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 का स्क्वायर, और √3 का भी तो स्क्वायर होगा, तो ये कट जाएगा, तो 5 × 25 या 75, प्लस में 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 100। कितना आ जाएगा, 100 के ऊपर √ओवर, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 10। अब एक बात समझ में आई आप लोगों के, एक बात समझ में आई, बात ये समझ में आई कि देखो इसका मैग्नीट्यूड, इसका देखो वापस निकल गया, यानी कि इन दोनों को जोड़ने से वापस बढ़ जाता है। यही तो बताया गया था स्टार्टिंग में भी, कि मान लो आपके पास एक वैल्यू दे रखी है ए, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ए एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ए वाई। अगर मैं यहाँ पे आपको ए एक्स दे रखी होती, अगर मेरे पास यहाँ ए एक्स दे रखी होती और ए वाई दे रखी होती, अगर इनको मैं फॉर्मूला लगा के जोड़ूं तो कितना आ जाएगा, ए नेट निकल के आ जाएगा, वही मॉडुलस। जैसे इनको मेरे पास मान लो ए अलोंग द एक्स एक्सिस दे रखी है इतना, और वाई के अलोंग दे रखा है इतना, अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो ये वैल्यू आई कि नहीं आई, 10। अगर मेरे पास शुरू में ये वैल्यू थी तो ये वाली वैल्यू बढ़ गई थी एक्स में ये, तो इसका मतलब जो ये फॉर्मूला है बिल्कुल राइट है। तो आपको ये फॉर्मूला और याद कर लेना है मैग्नीट्यूड के लिए, इसमें हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। अभी मैं आपको फॉर्मूला बनाना भी सिखा दूंगा, तो आप सभी से पहले एक तो फॉर्मूला याद कर लेना मोड के लिए, यानी कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर के √ओवर। अभी इसको निकालना भी सिखा रहा हूं, अभी इसको आप नोट डाउन कर लेना भाई। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है कि इसमें देखेंगे कि अब हमें प्रूफ करके दिखाना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रूफ करके दिखाएंगे कि जो अभी अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला, मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर होता है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है भाई। क्या करके दिखाना है, प्रूफ। तो ध्यान से समझिए, हमारे पास मान लो एक वेक्टर है एक्स के अलोंग, एक वेक्टर है वाई के अलोंग। ठीक है भाई, तो एक वेक्टर मान लिया हमने एक्स के अलोंग, और एक क्या मान लिया हमने, वाई के अलोंग। बहुत अच्छा भाई, चलिए इसका जो रिजल्टेंट है वो ए मान लिया, ये वाला ए मॉडुलस निकालना है। बहुत अच्छे, चलिए इसके अलोंग होगा वो क्या कहलाएगा, ए अलोंग द एक्स एक्सिस, और इसके अलोंग होगा वो क्या कहलाएगा, ए अलोंग द वाई एक्सिस। और आपको सभी को पता है कि जो ए वेक्टर है, ये भी पता होगा, याद होगा आपको, ए एक्स प्लस ए वाई के बराबर होता है। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं आप सभी को पता होगा। ठीक है भाई, ये पता है नहीं पता, ये वाला फॉर्मूला पढ़ते थे, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। आर का मॉडुलस निकालने के लिए क्या निकालते थे, रिजल्टेंट। जैसे मान लीजिए ए है और ये बी है, तो लिखते थे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एडिशन में करवाया था। वही बात तो यहाँ कर रहे हैं, बस इस बार ए एक्स लिख रहे हैं, कंपोनेंट लिख रहे हैं ए अलोंग दी वाई एक्सिस। तो इसका जब आप पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो फॉर्मूला बनेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ए एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए वाई का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू में ए एक्स अलोंग दी ए वाई, और कोस थीटा कितने डिग्री का बनेगा, ए एक्स और ए वाई के बीच में जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, और यहाँ लिख देंगे हम 90 डिग्री। कोस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये वाला पोर्शन खत्म। तो हमारे पास वैल्यू आई ए अलोंग दी एक्स एक्सिस
का स्क्वायर प्लस ए अलोंग द वाई एक्सिस का स्क्वायर, और इसको हटाओगे स्क्वायर को तो यहाँ आ जाएगा रूट। देखो प्रूफ हो चुका है। ये फॉर्मूला भी हमें बनाना सीख लिया है। अच्छे से इस फॉर्मूले को याद करना, बार बार हम अप्लाई करेंगे इसको। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं जिसे प्रूफ करने के लिए। मान लो आपको दे रखा हो यहाँ पे, चलो मैं पेन चेंज करके अलग से बता देता हूँ। देखिए मान लो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू दे रखी है ए, और एक दे रखा है, तो इस डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, ए कोस थीटा, अभी तो समझाया था, रिजोल्यूशन वेक्टर इसी को तो बोलते हैं। और ये हो गया आपका ए साइन थीटा। अगर यहाँ पे थीटा इस डायरेक्शन में, तो ये बात ध्यान रखना, थीटा जिस साइड में होगा कोस। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं, जोड़ें, तो क्या हो जाएगा देखिए, क्योंकि आपको पता है एक्चुअली में जो ए होता है वो सम होता है इसका और इसका ना। तो सम करते हैं और इसको सोल्व करते हैं, इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए, ए का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई, प्लस इसी प्रकार से ए वाई रखेंगे तो ए का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा भाई साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, रूट ओवर तो है इसी फॉर्मूले में रख रहा हूं मैं, इस फॉर्मूले में। तो ए स्क्वायर को ले लो कॉमन, क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 1 हो जाएगा, रूट ओवर है ही कट गया, तो क्या है ए ही तो बना। तो वापस यानी कि इस फॉर्मूले में मैं अगर इन वैल्यूज को पुट करता हूं, इस फॉर्मूले में इन दोनों वैल्यूज को पुट करता हूं, तो मेरे पास वापस क्या निकल के आ जाता है, ए निकल के आ जाता है। तो हम इस तरीके से भी हम इसको प्रूफ करते हैं। चलिए चलो भाई अब करते हैं हम एक न्यूमेरिकल, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर कोई डाउट रहा होगा तो देखिए, यहां हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है भाई, इस प्रकार से ये बॉडी लगाई, इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसको यहां से बांध रखा है, चलो इधर से फोर्स लग रहा है, इसको भी इधर से फोर्स लग रहा है भाई, बहुत अच्छा। इसमें जो फोर्स लग रहा है इसको T1, इसको फोर्स बोल रहा है, इसको T2 भाई। और आपको गिवन वैल्यू है क्या है वो देखिए, सुनिए ध्यान से, क्या वैल्यू गिवन है कि T1 कितना होगा, तो लिखेंगे 5, गिवन मिलेगा T2 कितना है, बोल रहे 10। पूछ क्या रहा, फाइंड द कंपोनेंट, क्या बोल रहे, फाइंड कंपोनेंट, ठीक है ना, कंपोनेंट निकालने किसके, T1 एंड T2 के, भाई पूरे कंपोनेंट निकालने, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाँ एक चीज और है, एंगल और दे रखा है, एंगल और लिख लो पहले एक बार। यहां पे अगर मैं एंगल बनाऊं ऐसे करके कंस्ट्रक्शन डालूं, तो एक एंगल और दे रखा है फिगर में, ये जो एंगल दे रखा है ये दे रखा है आपका 37 डिग्री भाई, कितना 37 डिग्री, और ये जो एंगल है वो है 53 भाई, कितना है 53। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। चलिए अब समझते हैं इस चीज को कैसे क्या करते हैं। तो सबसे पहले हमें एंगल का नहीं पता, कंपोनेंट तो बना लेंगे, लेकिन ये 37 53 हमें दिक्कत करेगा, तो उसके लिए मैं एक रूल बता रहा हूं आप लोगों को। एक ट्रायंगल बनाना सीख लो, ये वाला 3 4 5 का ट्रायंगल बनता है, बहुत आसान ट्रायंगल है। 3 4 5, 3 4 5, ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट जाएगा 5, और ये जो एंगल है ना ये बनेगा आपका 37 डिग्री का। कितने डिग्री का, 37 का, याद रखना। और ये कितने का बनेगा, फिर ये बनेगा 53 डिग्री का। कितने का बनेगा, 53, तीनों को जोड़ोगे तो 180। अब हमें ट्रायंगल पता लग चुका है, अब कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो हम इसको दो ट्रायंगल में तोड़ रहा हूं, इसी ट्रायंगल को सेम कोई। अगर मान लो 37 है, तो 37 के सामने परपेंडिकुलर होता है ना, तो क्या रहेगा, सामने 3 रहेगा, और फिर ये 4 रह ही जाएगा, ये 5। इसी प्रकार से अगर आपके पास ट्रायंगल मिल जाए, अगर यहां मिलता है आपको, क्या ध्यान समझिए, अगर यहां मिलता है 53, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर रहेगा, तो कितना रहेगा 4, ये 3 और ये 5। तो याद रख लेना कि 53 मिल रहा है, यानी कि बड़ी वैल्यू मिल रही है तो आपको 4 आगे लेगा, छोटी वैल्यू मिल रही है तो आपको 3 आगे रहेगा। इतनी बात याद रखना है। तो अगर मैं यहां से वैल्यू निकालना चाहूं, सारी वैल्यू निकाल सकता हूं। देखिए अगर मैं बोलूं आपको कोस 53 की वैल्यू निकालिए, कोस 53 की, तो कोस 53 की वैल्यू निकालिए, साइन 53 की वैल्यू निकालिए, तो आप आराम से निकाल सकते हो साइन 53 की। इसी प्रकार से मैं बोलूं कोस 37 की वैल्यू निकालिए या साइन 37 की वैल्यू निकालिए, तो देखिए कितना आसानी से निकालोगे आप। कोस पहले तो फॉर्मूला याद होगा, पंडित भर्तृहरि प्रसाद हर हर बोले, ये डायरेक्ट याद कर लो आप लोग। कोस क्या हो जाएगा, बेस अपॉन माई हाइपोटेन्यूज, क्या हो जाएगा भाई, बेस अपॉन माई हाइपोटेन्यूज। 37 वाला पकड़िए, बेस क्या ये रहा, हाइपोटेन्यूज होगा 4। इसी प्रकार से साइन का भी क्या फॉर्मूला हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन माई हाइपोटेन्यूज, तो यानी कि क्या हो जाएगा, बोलो साइन 37 का हो जाएगा 3/5। कितना हो जाएगा भाई, 3/5। इसी प्रकार से कोस 53 में बेस, कोस में आएगा बेस, 53 का एंगल ये रहा, बेस हो जाएगा 3, तो 3/5। इसी प्रकार से साइन, साइन में हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि 4/5। तो ये बात याद रखनी है कि साइन 53 की वैल्यू कितनी है, 4/5, कोस की 53 की 3/5। बस वैल्यू पुट करेंगे। अब हमें कंपोनेंट निकालना है, तो देखो
ये T1 है, इसके दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेता हूं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस वाले डायरेक्शन में। इसको मैं बोलूंगा थीटा के साथ है तो T1 कोस थीटा, इसको मैं बोलूंगा T1 साइन थीटा परपेंडिकुलर के लिए। पहले तो कोस 30 की वैल्यू होती थी, अब नहीं दे रखी तो कोई बात नहीं। T1 की वैल्यू बोलिए कितनी है 5, और कोस थीटा की वैल्यू पकड़ी, कोस कितना है, थीटा कितना है 37 ना, तो इस थीटा की जगह में क्या लिख सकता हूँ 37, और कोस 37 की वैल्यू हो जाएगी 4/5। आगे से निकालने आप सीख जाओगे, 5 से 5 कट जाएगा, कितना आएगा आंसर 4। इसी प्रकार से ऊपर पकड़िए T1 कितना है 5, और साइन 37 की वैल्यू कितनी है, साइन 37 की वैल्यू 3/5, तो ये लगा दो मैंने 3/5, काटा, आंसर आया 3। तो मतलब T1 के दोनों कंपोनेंट मिल गए। अलोंग दी एक्स एक्सिस कितना आया आंसर 4, अलोंग दी वाई एक्सिस कितना आया भाई 3। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? टी अलोंग दी एक्स एक्सिस, टी अलोंग दी वाई एक्सिस का आंसर आ चुका है। बहुत अच्छा। अब करते हैं इसको सोल्व। अगला कंपोनेंट, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ताकि अब इसका कोई काम नहीं है, हमें इसका कोई लेना देना अब नहीं है। बहुत अच्छे, ठीक है भाई। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करना भाई, आप लोगों के लिए फुल मेहनत कर रहा हूं तो कम से कम इतना तो फर्ज बनता है भाई। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा मिट गया, इसको दोबारा ड्रॉ कर देते हैं। देखिए यहाँ आपका ऐसा फिगर था इस प्रकार से, और यहाँ से जा रहा था क्या T1, और यहाँ से जा रहा है T2 भाई, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अब देखो T2 के कंपोनेंट निकाल लेते हैं। अब T2 के क्या कर देते हैं, कंपोनेंट निकाल लेते हैं। T2 के कंपोनेंट निकालेंगे तो एक तो हो गया ये वाला, थीटा के साथ में वाला तो हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे T2 कोस थीटा। इसी प्रकार से इसको क्या बोलेंगे T2 साइन थीटा, परपेंडिकुलर है ना। अब देखो T2 की वैल्यू कितनी है, देखो 10, कोस थीटा कितना होगा 53 ना, यहाँ पे एंगल देखिए 53, ये रहा एंगल 53, तो कोस 53 की वैल्यू पकड़िए, कोस 53 की वैल्यू ये रही 3/5, तो कितना आएगा भाई 3/5, काटेंगे तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, कितना है भाई आंसर 6। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? बहुत अच्छे। अब ये और निकाल देते T2 साइन थीटा, यहां निकाल देते T2 कितना है भाई 5, सॉरी 10, T2 कितना है भाई 10 इंटू में साइन थीटा कितना लेना है 53, एंगल तो 53 का ही रहेगा, तो ये रहा 53, तो कितना लगे 4/5, तो 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, तो ये आ गया 8। आई होप आपको दोनों आंसर समझ में आ गए होंगे। यानी कि टी ये 1 था ना, T2 अलोंग दी एक्स एक्सिस कितना आया था 6, और T2 अलोंग दी वाई एक्सिस कितना आया भाई, आपका आंसर आया है ना, वे भी आया था, कितना आया था, यहां निकाला है 8। तो इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हो T1 अलोंग दी वाई एक्सिस। ठीक है भाई, सारे कंपोनेंट आपने निकाल दिए। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बस आपको एक एंगल पे ध्यान देना है, अगर एंगल इस तरह के मिल जाए तो आपको 3 4 5 का रूल लगा देना है। चलिए बहुत अच्छे, आगे देखिए, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको मैं, ये देखिए क्या है क्वेश्चन। एक वेक्टर दे रखा है इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर दे रखा है इस डायरेक्शन में, ऐसे सीधा है भाई, थोड़ा सा सीधा कर लेना, फिर स्केल से बनाओगे ना, मेरा तो टेढ़ा हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये याद रखना है, ऐसे करके इसको मिटा देता हूं मैं। चलिए बहुत अच्छा, एक वेक्टर और है, मान लेते हैं वो ये वेक्टर है इस प्रकार से, इसकी वैल्यू दे रखी, इसको मान लेते हैं F1 है 5, और ये है F2 20, इसी प्रकार से ये F3 है 15। अब हमें इसके सारे कंपोनेंट निकालने। दूसरी बात, एक एंगल भी दे रखा है इनके बीच में, ये जो एंगल है पिछली बार की तरह ही 37 डिग्री दे रखा है, और ये एंगल दे रखा है 53 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, हमने 3 4 5 का रूल लगाएंगे और सोल्व हो जाएगा। बहुत अच्छे, ये 5 सही से लिख देता हूँ इसको 5, ठीक है भाई। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, इसके सारे कंपोनेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले कंपोनेंट निकालने के लिए मैं पेन एक बार चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, अलग से दिखाने के लिए। पहले F1 के कंपोनेंट निकालता हूं, सभी के कंपोनेंट निकालने F1 F2 और F3 के। क्या करने हैं, फाइंड, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड ऑल कंपोनेंट ऑफ F1 F2 एंड F3, सभी कंपोनेंट निकालने, भैया याद रखना है सभी कंपोनेंट निकालने। तो सबसे पहले मैं F1 का निकाल के दिखा रहा हूं आपको। ये मैंने एक परपेंडिकुलर डाला यहां से, और इसके दो कंपोनेंट हो गए, क्योंकि आपको रिजोल्यूशन बता दिया है। तो अगर ये F1 है तो ये हो जाएगा थीटा की वजह से F1 कोस थीटा, और कोस 37 डिग्री। ये क्या हो जाएगा F1 साइन 37 डिग्री। बहुत अच्छे, F1 की वैल्यू कितनी है तो आप बोलोगे सर 5 है। कोस 37 की वैल्यू कितनी नहीं पता, मैंने आपको बताया था ट्रायंगल बनाइए, 37 के लिए ट्रायंगल बनाने के लिए कहा था।
अगर यहाँ 37 डिग्री बताई थी तो यहाँ मैंने कहा था छोटे वाला एंगल लेना, ये 3 और ये 4 और ये 5। कोस में क्या होता है फॉर्मूला, कोस में होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यानी कि 4/5। बोलो बात समझ में नहीं आई? तो कोस 37 की वैल्यू कितनी आई? 4/5, तो 5 से कट गया 5, तो आया आंसर 4। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? यानी कि फोर्स का एक्स के अलोंग एक्सिस मिल गया है, अब वाई के अलोंग और ले जाते हैं, तो वही बात है, F1 कितना रहेगा? वो तो 5 रहेगा। sin 37 का फॉर्मूला हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो 3/5। बोलो 3/5 आएगा नहीं आएगा? sin 37 की वैल्यू काट दो, 5 से 5 कट गया तो 3 आएगा नहीं आया? तो कहने का मतलब है F1 का कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस आया 4, F1 का कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस आया कंपोनेंट, आंसर आया कितना भाई? 3। क्लियर हो गया? तो यानी कि ये आपका आंसर निकल चुका है, इसके कंपोनेंट निकल चुके हैं। F2 का और निकाल के दिखा रहा हूं मैं, थोड़ा इरेज करूंगा यहाँ पे इस चीज को। ठीक है भाई, बहुत अच्छे, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करना भैया। पूरी आप लोगों को पूरा कंसेप्ट बताया जा रहा है, ये न्यूमेरिकल इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपका एक कंसेप्ट है ना जो समझा रहा हूं वो क्लियर हो जाए, नहीं तो क्या जरूरत है मुझे इस न्यूमेरिकल्स की। कंसेप्ट तो बता दे, लेकिन कंसेप्ट के साथ में न्यूमेरिकल करना बहुत जरूरी है भाई। तो आपने ये निकाल लिया, अब बात करते हैं अगले की बात, F2 की। तो F2 के भी दो कंपोनेंट है, क्या करोगे? एक इसका परपेंडिकुलर लो यहां से, ये ले लिया एक कंपोनेंट, और एक ये वाला कंपोनेंट ले लिया, तुम्हारे पास दो कंपोनेंट हो गए। इसको हमने बोला F2 कोस थीटा, थीटा के लिए 53 हो जाएगा डिग्री, और ये हो जाएगा F2 साइन 53, साइन थीटा होता है ना परपेंडिकुलर के लिए, 53 डिग्री। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बड़ा वाला एंगल आ गया तो मैंने कहा था एक ट्रायंगल और बनाइए। अगर ये 53 लोगे तो बड़े वाले के लिए क्या लोगे? यहाँ पे 4 लेना पड़ेगा, ये 3 लेना पड़ेगा, ये 5 लेना पड़ेगा। चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं F2 की। F2 कितना दे रखा है? F2 दे रखा है 20, तो 20 लिख दो। कोस 53, कोस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है? 3, और आपको हाइपोटेन्यूज कितनी है? 5, 5 चौका 20, 4 तिया 12। बोलो 12 आंसर आया नहीं आया? क्योंकि कोस 53 की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने आपको, पहले भी बता चुका हूँ, 3/5 होगी, निकालना सिखाया था। फॉर्मूला याद होगा, पंडित भर्तृ प्रसाद हर हर बोले, तो ये फॉर्मूला याद करो। यहाँ आता है कोस, कोस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा ये है तो थीटा का बेस ये है, तो बेस होगा 3 और हाइपोटेन्यूज होगी बड़ी वाली भुजा। ठीक है भाई, चलिए इसका ये वाला कंपोनेंट निकाल लेते हैं। F2 कितना है? 4 है। साइन 53, तो साइन का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि 4/5। बोलो समझ में आया नहीं आया भाई? 4/5 होगा कि नहीं होगा? ये कितना था? सॉरी 20 था। F2 कितना है भाई? 20 है। यहाँ पे कितना है? 20 है। 4 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, तो यानी कि F2 अलोंग दी एक्स एक्सिस आया 12 कंपोनेंट, F2 अलोंग दी वाई एक्सिस आया 16। अगर इनको जोड़ोगे तो पता है कितना आएगा? 20 ही आएगा। वेक्टर से समाप्त करोगे इनका तो कितना आएगा? 20 ही आएगा। क्लियर हो गई बात? समझ में नहीं आया? नहीं आया? साइन 53 की वैल्यू क्या लगाई आप लोगों ने? 4/5। चलिए बहुत अच्छा। अब आपको करके क्या दिखाना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाएंगे F3 के आंसर। F3 का कंपोनेंट निकालना है अलोंग दी एक्स एक्सिस, F3 का कंपोनेंट निकालना अलोंग दी वाई एक्सिस। दोनों निकाल के आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं और देखते हैं कितने बच्चे सोल्व करेंगे। मैंने 3 क्वेश्चन हो गए इस टाइप के, एक तो सिंगल लेके करवाया जो अभी बताया था ना, दो ऊपर से नीचे से बांध रखे थे, दो उसके करवा, दो सवाल उसमें करवा दिए, दो इसमें करवा दिए, 4, और एक आपको करना है 5वें नंबर का। सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलिए बहुत अच्छा, इसको इरेज कर देते हैं और चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला अब इस प्रकार से एक आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि एक स्लोप दे रखा होगा, इस प्रकार से एक ट्रायंगल बनाया और यहां पे ये आया ऐसे करके ऐसे, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक बॉडी है, इस प्रकार से स्लाइड कर रही है। आप देखा होगा ना एक बॉक्स, ये बॉक्स है, ये स्लाइड कर रहा है, इस प्रकार का फिगर है। ये ध्यान देना है, ये परपेंडिकुलर है, थोड़ा सा तिरछा हो गया ना, तो कोई बात नहीं है, आप ध्यान देना ये क्या है? परपेंडिकुलर। आप तो स्केल से बनाओगे, मेरे तो पेन टेढ़ा चल सकता है। ये देखिए 90 डिग्री का है, ठीक है भाई, परपेंडिकुलर है। अब क्या करना है? अब आपको पूछा जाएगा इसके कंपोनेंट निकालिए, क्या बोलेगा? फाइंड ऑल द कंपोनेंट। ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है भाई। तो क्या करना है? क्या बोलोगे यहाँ पे? क्वेश्चन क्या मिलेगा? फाइंड कंपोनेंट, ऑल कंपोनेंट। दो कंपोनेंट होंगे, ऑल तो क्या है इसमें? दो कंपोनेंट होंगे। फाइल कंपोनेंट ऑफ वेट, वेट के कंपोनेंट निकालने भी, क्या निकालने? वेट के कंपोनेंट निकालने अलोंग किधर? प्लेन एंड टू एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन।
तो एक तो प्लेन के अलोंग, प्लेन ये है, ये कहलाएगा प्लेन, यहाँ पे ये कहलाएगा प्लेन। तो एक तो प्लेन के साथ में इस साइड में, और एक इसके परपेंडिकुलरली। और किसके कंपोनेंट निकालने हैं? वेट का कंपोनेंट निकालना है। तो इसका देखो डाउनवर्ड होगा वेट, कोई भी बॉडी हो इसका वेट कैसा होगा भाई? डाउनवर्ड होगा, सीधी सी बात है। चलिए बहुत अच्छा। अब इसको दूसरे पेन से आपको समझाते हैं ताकि अलग से आपको दिख जाए। तो देखिए अब मुझे इसके कंपोनेंट निकालने, एक दी प्लेन के अलोंग, तो मैंने एक प्लेन के अलोंग लिया, यहां एक बॉडी है और ये ले लिया। एक परपेंडिकुलरली प्लेन के, ये ले लिया। और ये वही वाली बात हो गई कि ये एफ अलोंग दी एक्स एक्सिस हो गया, एक एफ अलोंग दी वाई एक्सिस हो गया। अगर इसको मैं फिगर बनाना चाहूं तो कुछ इस प्रकार से बन रहा है, यहां ऐसे और यहां परपेंडिकुलरली जा रहा है ऐसे, ठीक है भाई। और इसका रिजल्टेंट हमेशा कैसे निकलता है? ऐसे निकलता है, यानी कि ये अलोंग दी एक्स एक्सिस हो गया, ये अलोंग दी वाई एक्सिस हो गया, और ये आपका नेट निकल के आ गया, यानी कि हम बोले तो ये एम जी हो गया। अगर इसको मैं बोलूंगा तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, आप सभी को पता है क्योंकि ये थीटा बन रहा है, और ये बन जाएगा आपका एम जी कोस थीटा। आप बोलोगे सर ये थीटा कैसे बन गया? चलो इसको भी दिखा देते हैं। देखो इसको मैं अगर ड्रॉ करूं तो इसको पूरा ड्रॉ करूं, इसको नीचे तक जाएगा तो ये एक ट्रायंगल बन जाता है। यहां से आप देखोगे तो एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला आप देख सकते हो, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। ये कितने डिग्री का अपना परपेंडिकुलर डाला है ना, तो 90 डिग्री का। तो ये थीटा और ये 90 डिग्री का, तो ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा आपका 90 माइनस का थीटा। कितने का हो जाएगा? ये 90 माइनस का थीटा। आप जोड़ के देख लेना, थीटा थीटा करके 90 90 180, तो ऑटोमेटिक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ये 90, देखो ये क्या है, ये भी तो परपेंडिकुलर है यहां से यहां तक, समझ सकते हो। अगर ये आपका 90 माइनस का थीटा है, आप देखोगे, पेन चेंज करूंगा थोड़ा सा, देखिए ये पूरा का पूरा कितने डिग्री का? 90 का। अगर ये वाला हिस्सा 90 माइनस का थीटा है तो ऑटोमेटिक ये कितना बढ़ जाएगा? थीटा। दोनों को जोड़ोगे तो 90 तो आएगा, तो इसलिए क्या बनेगा? ऑटोमेटिक थीटा। अगर ये थीटा है तो ये वाला क्या बनेगा? थीटा के साथ वाला कोस बनता है, थीटा के परपेंडिकुलरली क्या बनता है? साइन बनता है। बोलो बात समझ में आएगी? तो इस प्रकार के स्लोप में आपने देखा ये एक स्लोप ऐसे जा रहा है, एक स्लोप ऐसे जा रहा है, और ये इसका रिजल्टेंट है एम जी, ठीक है भाई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? बोलूंगा एम जी साइन थीटा, क्योंकि मेरे पास ये क्या निकल के आया? थीटा। तो अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? एम जी कोस थीटा। समझ में आ गया होगा? पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलिए बहुत अच्छे, आपने कंपोनेंट निकाल दिया एम जी कोस थीटा और एम जी साइन थीटा। एम जी की जो वैल्यू दे रखी है न्यूमेरिकल में पुट करो और आपकी वैल्यू आपके सामने है। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? चलिए बहुत अच्छा। अब जो अगला कंसेप्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं यूनिट वेक्टर का, वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड टॉपिक। आज एक टॉपिक कवर हो गया, अगला जो टॉपिक है वो है यूनिट वेक्टर का। छोटा सा टॉपिक है, पढ़ा भी चुके, डिस्कस भी कर चुके हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है दोबारा बता रहे हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और जिसको सिर्फ और सिर्फ यूज करा जाता है डायरेक्शन को दिखाने के लिए, बताया था। सिर्फ और सिर्फ किस लिए यूज करते हैं? डायरेक्शन को दिखाने के लिए। इसका दोबारा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका काम आने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी वेक्टर हो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? दो चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं। एक लेते हैं उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? डायरेक्शन से। ये वेक्टर को लिखने का मेथड हो गया। तो मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मान ले ए है वेक्टर, तो इसका मॉडुलस लगाना पड़ेगा, यानी कि मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन के लिए कैप लगा देते हैं। ये किसको शो करती है? यूनिट वेक्टर। और यही है वो यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर किसके लिए होता है? डायरेक्शन के लिए, और जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो। तो ये वही है, और हमें निकालना क्या है? यही तो निकालना है। तो हमने लगाया ये एरो है इस प्रकार से, कैप निकालनी है। ए वेक्टर और ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में, तो ये लगाया इस प्रकार से। तो हमारे पास डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला बन चुका है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बन चुका है, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए। इतनी बात आपको याद रखनी है। इसका सिर्फ एक ही काम होता है, डायरेक्शन को बताने के लिए। चलिए छोटा सा कंसेप्ट था, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट। अब किसके बारे में बात करेंगे? ऑर्थोगोनल टॉपिक के बारे में। नया है, समझिए। तो क्या बताएंगे? यहां पे स्टार मार्क करके लिखूं तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, क्या लिखूंगा यहां पे? ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर भाई, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर भाई। अब इसका क्या मतलब हुआ? यूनिट वेक्टर तो हमने पढ़ लिया, ये ऑर्थोगोनल क्या आ गया? इसका मतलब है परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल का क्या मतलब है भाई? परपेंडिकुलर। ये बात ध्यान रखना है। ऑर्थोगोनल का क्या मतलब है भाई? परपेंडिकुलर। बस इतनी सी बात तो समझ नहीं थी। ऑर्थोगोनल का क्या मतलब बताया? परपेंडिकुलर। क्लियर? चलिए बहुत अच्छे। अब हम एक डायरेक्शन बनाते हैं, मतलब तीन वेक्टर दिखाते हैं। मान लो एक कंपोनेंट है एक्स, एक है वाई, और एक हमने बनाया जेड। तीन डायरेक्शन है। आप बोलोगे सर बहुत सारी हो सकती है, हमारे लिए तीन ही डायरेक्शन हम कंसिडर लेके चलेंगे। एक एक्स फिजिक्स में, वाई, और तीसरी क्या मानेंगे? जेड।
अब आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, देखो एक होता है आई कैप। अगर एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और वो x की डायरेक्शन में जा रहा हो, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और वो x के डायरेक्शन में जा रहा हो, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे आई कैप से, याद रखेंगे। इसी प्रकार से एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और जो y की डायरेक्शन में जा रहा हो, तो उसको लिखेंगे जे कैप। कैप मतलब यूनिट वेक्टर। इसी प्रकार से एक वेक्टर जो j की डायरेक्शन में जा रहा हो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको लिखेंगे के कैप। तो याद रखना है आई कैप x के डायरेक्शन के लिए, y कैप सॉरी जे कैप, जे y के डायरेक्शन के लिए और k कैप z के डायरेक्शन के लिए। तीनों का मैग्नीट्यूड 1। मैग्नीट्यूड 1 हो, ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो और वो x के अलोंग जा रही है, तो उसको आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसी क्वांटिटी, याद करने की बातें हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और जो y के अलोंग जा रही है उसको y j से रिप्रेजेंट करेंगे, जे बोलेंगे जे कैप। और ऐसी क्वांटिटी जो z के डायरेक्शन में जा रहे हो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको हम k से रिप्रेजेंट करेंगे, k कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। यही कहलाता है ऑर्थोगोनल। ठीक है भाई, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए, अब आपको समझ में नहीं आई भी तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ ये तीन चीजें याद रखनी है। x के लिए आई कैप, दोबारा से सुन लो, x के लिए आई कैप, y के लिए j कैप, और आपका बोला क्या बोलते हैं, आई जे एक्स वाई जेड ना, जेड के लिए क्या हो जाएगा, जी भी बोलते हैं इसको आजकल, आई जे के कैप, इसको क्या लिखेंगे के कैप। ये याद रखनी है भाई, इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, चलिए। और ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे के कितने हैं, 90 डिग्री पे है भाई, एक्स वाई जेड। जैसे हमने पढ़ा होगा आप लोगों ने कि ये एक दूसरे पे क्या है, 90 डिग्री का। ये बाहर है, प्लेन से बाहर की तरफ है, दिखा नहीं सकता मैं अभी इसको, बाहर की तरफ हाइट है, ये नहीं कि कह सकते हाइट है, लंबाई चौड़ाई और ये हाइट। ठीक है ना, इस प्रकार से। चलिए कुछ सवाल सोल्व करेंगे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे। वीडियो अच्छी लग रही है भाई? तो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दो और कमेंट कर जरूर करा करो भाई, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करा करो कि आपका नाम ही कमेंट कर दो, कौन कौन देख रहे हो ये बता दिया करो, ताकि मुझे भी पता लगता रहे कि कौन कौन बच्चा इस वीडियो को देख रहा है। सभी बच्चे अपना नाम नोट करा करेंगे, उसी हिसाब से मेरे को पता लगेगा किस किस बच्चे ने वीडियो देखी, और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा। ठीक है भाई, चलिए तो क्वेश्चन हमारे पास है, ए फोर्स, न्यूमेरिकल करते हैं अपने आप समझ में आ जाएंगे सारे कंसेप्ट, टेंशन ना लो। ए फोर्स 10 न्यूटन इज इन एक्स डायरेक्शन, समझिए 10 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में है। रिप्रेजेंट इट, रिप्रेजेंट इट, रिप्रेजेंट करना भैया, फुल स्टॉप लगा दे, रिप्रेजेंट कर देना। रिप्रेजेंट इट इन वेक्टर फॉर्म भी, इन वेक्टर फॉर्म भी, बहुत अच्छा, सिंपल है। क्या करना, देखो वेक्टर रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, आपको पता है, जैसे फोर्स की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो एफ मॉडुलस इनटू में इसका कैप। तो देखिए भाई, एफ कितना दे देगा 10 इनटू में एफ, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, अलोंग दी एक्स एक्सिस बोला है ना, अलोंग दी एक्स एक्सिस के लिए क्या लेते हैं, आई कैप। तो हम सीधा लिख सकते हैं 10 आई कैप, ये लिखवाने की जरूरत नहीं थी। आपको पता है वेक्टर कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड, तो ये रहा मैग्नीट्यूड, और एक्स के लिए बोले तो मैंने बताया था आई कैप लेना है। अगर इसकी जगह वाई बोल देता तो जे कैप, अगर इसकी जगह के बोल देता तो के कैप, बस इतना ही तो आंसर आ जाता। बोलो बात समझ में आई नहीं? छोटी सी बात थी, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बड़ी काम की बातें हैं, अगर ये नहीं सीखोगे तो समझ में नहीं आएगा कंसेप्ट। ठीक है भाई, चलिए और देख लेते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला और देखिए, चलो मैं रेड पेन ले लेता हूं क्वेश्चन लिखने के लिए। क्या कह रहा है, ए फोर्स हैज मैग्नीट्यूड, ए फोर्स हैज मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का भाई, इन एक्स डायरेक्शन, 10 न्यूटन का फोर्स एक्स डायरेक्शन में, एंड आगे क्या बोला भाई, 5 न्यूटन इन वाई डायरेक्शन। इन सारे सवाल को करते करते आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, गारंटेड। डायरेक्शन फाइंड एफ, ठीक है ना भाई, निकालना आपको। आप कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान समझिए। आपको बोला क्या गया है, फोर्स है ना, मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन इन एक्स डायरेक्शन, तो 10 लिखेंगे किस डायरेक्शन में, आई कैप, एक्स बोले तो आई कैप। फिर बोला 5 न्यूटन किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन के लिए क्या लिखेंगे, जे कैप। हो गया आपका वेक्टर तैयार, ये लो एफ वेक्टर। बताओ क्या दिक्कत आई? इतनी तो बात लिखनी है कि अगर एक्स में बोले तो एक्स, वाई बोले तो वाई, टोटल ये निकल के आ गया। बोलो, तो इतनी बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। चलिए एक चीज और बता देता हूं इसमें, पेन चेंज कर देता हूं एक बार, रुकिए, ये पेन लेते हैं इस बार। क्या है देखिए, अगर आपके पास वैल्यू मिल जाए इस प्रकार से, एफ
मान लो आपको मुझे 5i कैप प्लस 10j कैप प्लस 15k कैप। तो इसका मतलब हो गया 5 का मतलब तो हो गया मैग्नीट्यूड, और आई कैप का मतलब होगा कि वो जो मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में है, एक्स की डायरेक्शन में है। इसका मतलब हो गया मैग्नीट्यूड तो 10 है लेकिन जे है, इसका मतलब वो वाई की डायरेक्शन में है। इसी प्रकार से के है तो ये किसकी डायरेक्शन में, जेड की डायरेक्शन में है। ये बात आपको याद रखनी है। मैग्नीट्यूड वही 15 रहेगा, वही 10 रहेगा, वही 5 रहेगा, लेकिन ये एक्स की डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन में, जेड की डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब जब आपको ऐसी इक्वेशन लिखी मिल जाए तो आप समझ जाओगे कि उसकी डायरेक्शन क्या है, और उसका रिजल्टेंट वेक्टर भी आप निकाल दोगे। रिजल्टेंट वेक्टर भी आप निकाल दोगे। निकालना सिखाऊंगा रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकलेगा, नेट बोलेंगे ना, नेट कैसे निकालेंगे, आगे न्यूमेरिकल करेंगे, उनमें सीखेंगे। अभी आपको सिर्फ इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, ध्यान से समझिए। अब इसके बाद में जो होने वाला है वो है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। मैंने आपको नोट डाउन नहीं करवाया था ये, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नोट डाउन कर लेना कार्टेशियन, क्योंकि इनको समझना बड़ा जरूरी है भाई। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर भाई, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। ठीक है भाई, कैसे क्या है इसको समझते हैं। देखिए, रिजोल्यूशन तो पढ़ी रखा आपने, रिजोल्यूशन की तरह ही है। मान लो आपके पास एक कंपोनेंट एफ आ जाए, वेक्टर, और उसका हमें रिप्रेजेंट करना है, तो किस डायरेक्शन में होगा, एक्स में भी रिप्रेजेंट कर दिया, वाई में भी रिप्रेजेंट कर दिया, और जेड में भी रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि फोर्स एक्स के अलोंग भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, और जेड में भी। अगर एक्स आ जाए तो उसके साथ लगाएंगे आई कैप, वाई आ जाए तो उसके साथ लगाएंगे जे कैप, और जेड आ जाए तो उसके साथ लगाएंगे के कैप। बस ये फॉर्मूला तो याद कर लेना, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। कोई भी वैल्यू दे रखी है, उसके तीनों कंपोनेंट में निकालना है फोर्स। अभी तक हम 2 में पढ़ रहे थे, तीसरा भी आ गया, एक्स वाई जेड, तीनों में फोर्स निकालेंगे और उसकी डायरेक्शन को जरूर लिख लेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। अब देखिए, ध्यान से समझिए कि मान लो आपके पास, मैं पेन चेंज कर देता हूं, ब्लू ले लेते हैं। देखिए, मान लो आपके पास एक कंपोनेंट दे रखा है इस डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट दे रखा आपको इस डायरेक्शन में। मतलब ये हो गया आपकी वाई डायरेक्शन, ये हो गया आपके पास एक्स डायरेक्शन, और ये इसका रिजल्टेंट भाई क्या है, ए वेक्टर भाई। तो ये हो जाएगा ए अलोंग दी एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगा ए अलोंग दी वाई एक्सिस। सिंपल सी बात है, ए अलोंग दी एक्स एक्सिस, ए अलोंग दी वाई एक्सिस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर किसके बराबर होगा, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। इतनी सी तो बात है, सिंपल सी बात है। ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। तो देखिए भाई, ए वेक्टर निकालेंगे तो ए एक्स लिख दें, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगाएंगे, आई कैप, एक्स के लूंगा तो, और इसको लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, जे कैप। ये बात आपके दिमाग में रहेगी, बोलो रहेगी नहीं रहेगी। मॉडुलस निकालते थे तो कैसे निकालते थे, स्क्वायर रूट आ जाता था। मॉडुलस जब भी हमने निकाला था, इसका स्क्वायर हो गया तो इसका मॉडुलस निकालते थे, ए एक्स का स्क्वायर आई कैप प्लस ए वाई का स्क्वायर जे कैप। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, रूट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, ये मॉडुलस निकालने के लिए हो गया, स्क्वायर करते हैं ना उस टाइम पे आता है। ऐसे ही अगर 3 वेक्टर हो जाए, तो हमने पढ़ा है ना पहले ही, ऐसे ही अगर 3 वेक्टर आ जाए तो कैसे लिखोगे, जैसे मान ले सेम ऐसा ही होगा। ए का मॉडुलस निकालना 3 के लिए, एक्स वाई जेड के लिए, तो क्या लिखोगे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। सिर्फ फर्क कितना आएगा, हमें क्या लगाना है, यहाँ पे आई कैप लगा देनी है, यहाँ जे कैप लगा देनी है, और यहाँ के कैप लगा देनी है, और रूट ओवर आ गया। तो इस प्रकार से आप इसको नोट कर लेना। 2 का था तो आप निकालते थे, अब 3 का आ गया, तीसरा कर दो। बस कैप कैप लगा रहे हो किस लिए, ताकि आपकी डायरेक्शन समझ में आ सके। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, अभी न्यूमेरिकल करने वाले हैं, 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल करने का मतलब है आपकी सारी चीजें क्लियर करना। चलिए, तो क्वेश्चन हमारे पास किस प्रकार से, देखिए लिखिए, फाइंड ए यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर निकालना है। फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, देखिए भाई, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। बहुत अच्छा, और ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 3i कैप प्लस 4j कैप। बहुत अच्छा, डायरेक्शन निकालनी है। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा, सॉल्यूशन करने के लिए मैं आपको ब्लू पेन लेता हूं। अब देखिए भाई, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, उसका मॉडुलस मल्टीप्लाई में उसका कैप।
तो हमें क्या निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी, यूनिट वेक्टर निकालना, तो इसका मॉडुलस अपॉन में इसका ये मॉडुलस, ये ऊपर वेक्टर हो गया। वेक्टर क्या दे रखा है 3i कैप प्लस का 4j कैप। अब नीचे आएगा मॉडुलस, और मॉडुलस निकालना आपको मैंने सिखाया था। कैसे सिखाया था तो याद करिए, मैंने कहा था इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो 3 का देखो ये रहा a, क्या होता था ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, यही तो था फॉर्मूला, आई कैप और जे कैप, है ना। दो ही है तो दो का कर दो, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, रूट ओवर करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 5, 25 हो जाएगा ना। तो 5, तो यानी कि इसका आंसर हम लिख सकते हैं 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। ये आपके निकल के आ गई यूनिट वेक्टर। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? कितना आसान तो है। ठीक है भाई, चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो और न्यूमेरिकल करते हैं, और कुछ इसमें भी आपको मैं होमवर्क भी दूंगा। चलिए बहुत अच्छे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर। हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन, किस किस डायरेक्शन में निकालना वो समझिए ध्यान से। डायरेक्शन ऑफ, पहले नंबर पे दे रखा हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप, दूसरे नंबर पे दे रखा है आई कैप माइनस का जे कैप, तीसरे नंबर पे दे रखा है किसी भी डायरेक्शन, देखो मैं 4 सवाल बना रहा हूं आप लोगों को, ऐसे नहीं मिलेंगे आपको। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एक ही मिलेगा, लेकिन मैं तो प्रैक्टिस करवा रहा हूं ना आप लोगों की, तो इसलिए सवाल बना बना के ला रहा हूं। आई कैप प्लस जे कैप, मान लो माइनस का 2k कैप, ये सवाल है हमारे पास। तो हमें यूनिट वेक्टर निकालना सभी का, तो यूनिट वेक्टर के लिए आपको पता ही है यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको वेक्टर लिखना पड़ता है अपॉन में उसका मॉडुलस। तो वेक्टर कितना है यहाँ पे, तो आप वेक्टर देखोगे तो ये आई कैप और जे कैप क्या है, ये वेक्टर ही है यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप। मॉडुलस कैसे निकालोगे, तो आपको याद होगा कि इसका स्क्वायर तो इसका साथ यूनिट वेक्टर तो 1 है, और जे का क्या है, अभी थोड़ी देर पहले कराया था 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ जाएगा √2, कितना आ जाएगा भाई √2, तो मैंने यहाँ लिखा √2, ध्यान समझ लेना भाई। तो आई कैप अपॉन में √2 प्लस जे कैप अपॉन में √2 भाई, क्लियर हो गया आंसर, इतना कर लेना। चलिए बहुत अच्छा, दूसरा पेन यूज करता हूँ, एक जैसे मिक्स हो जाएगा सारी चीजें। ठीक है भाई, तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया। इसी प्रकार से सेकंड का आंसर क्या होगा, देखिए भाई सेम फॉर्मूला रहेगा, तो आपको फॉर्मूला लगाना है, तो क्या हो जाएगा आई कैप माइनस का जे कैप अपॉन में, देखिए रूट ओवर आएगा कि नहीं आएगा उसमें निकालने के लिए मॉडुलस के लिए, 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, देखो -1 मत समझ लेना इसको, मैंने आपको बता रखा है जो भी वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड की वो प्लस में आएगी, कितना आएगा √2, तो यानी कि I1 अपॉन में √2 माइनस का जे कैप अपॉन में √2, ये भी आपका आंसर हो गया। थर्ड आप खुद कर लेना, फोर्थ करवा देता हूं आप लोगों को। थर्ड आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना, इसका आंसर क्या आएगा भाई, सभी बच्चे थर्ड का आंसर देंगे मुझे कि आंसर क्या आएगा जल्दी से, ठीक है भाई बहुत अच्छे। अभी थोड़ी देर में जैसे वीडियो खत्म हो आप लोगों को कमेंट करके बताना है, या फिर अभी आप सोल्व कर लो वीडियो को पॉज करके, कैसे भी करके आपको आंसर देना है। तो देखिए क्या लिखोगे, सबसे पहले ऊपर जैसे कैप लगा ली है तो क्या लिखोगे, यूनिट वेक्टर अपॉन में इसका मॉडुलस, तो वेक्टर कितना है आई कैप प्लस जे कैप माइनस का 2k कैप, अपॉन में मॉडुलस निकालोगे तो इस प्रकार से 1 का आई है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ हो गया प्लस 2 का स्क्वायर 4, माइनस नहीं आएगा, 4 और 2 6, तो कितना है भाई आई कैप अपॉन में √6 प्लस में जे कैप अपॉन में √6 माइनस का 2k कैप अपॉन में √6। आगे होगी समझ में बात, तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थर्ड को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना भी, देखता हूं कितने बच्चे इसका सही सही आंसर देते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। अगर आपको समझ में आ रहा है, ये इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ज्यादा मैं करवा रहा हूं, कम आपसे करवा रहा हूं, ताकि आपका टेस्ट भी लिया जा सके कि आपको कितना तैयारी हो रही है कितनी नहीं हो रही। चलिए बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन और आया है, क्वेश्चन क्या कहता है देखिए ध्यान से, ए वेक्टर, थोड़े से न्यूमेरिकल आज ज्यादा होंगे क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन के हिसाब से बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, इसलिए इसको मैं ज्यादा करवा रहा हूं। मैग्नीट्यूड 10 यूनिट, कितनी है भाई मैग्नीट्यूड 10 यूनिट इन डायरेक्शन ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप। ध्यान से समझिए क्या होगा भाई, देखो आपके पास ऑप्शन भी है यहाँ पे, तो इस बार तो ऑप्शन दे रहा हूं आपको, 5i कैप प्लस 6j कैप, बी ऑप्शन आपके पास है 8i कैप प्लस 2j कैप, सी ऑप्शन आपके पास है 6i कैप प्लस 8j कैप, इसी प्रकार से 7 ऑप्शन है आपके पास 3i कैप
प्लस 4j कैप। ये उस ऑप्शन आपको पेपर में मिल जाएंगे, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है ना, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, पढ़ चुके आप लोग। और उसकी क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो आपको गिवन है, यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड 10 यूनिट दे रखा, तो यहाँ लिख दिया 10। सिर्फ हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, यानी कि यूनिट वेक्टर चाहिए। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे डायरेक्शन निकालने के लिए, तो आपको पता है डायरेक्शन के लिए यानी कि ए कैप लगाना पड़ेगा। पेन चेंज करता हूँ थोड़ा सा अलग दिखे, लिखिए क्या आएगा। तो आपके पास वेक्टर क्या है भाई, ए वेक्टर अपॉन में इसका मॉडुलस, यही तो करते थे। तो ए वेक्टर कितना है, 3i कैप प्लस 4j कैप। इसका सोल्व करोगे रूट ओवर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5। तो कितना आ जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। बोलो 5 आया नहीं आया। अब ये क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 3i कैप प्लस 4j कैप। बोलो सेम नहीं है पिछले बार जैसे ही, तो बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। वेक्टर निकालना है ना, सॉरी वेक्टर निकालना है, मैं मॉडुलस का सिंबल लगा दिया, इसको हटा देता हूँ। क्या लगाएंगे, मॉडुलस का सिंबल नहीं लगाएंगे, वेक्टर निकालना है। ठीक है भाई, क्या निकालना है, वेक्टर। तो ये लगाया वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो हमारे पास गिवन थी, सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि जो वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है, किसकी डायरेक्शन में, इनकी डायरेक्शन में है। तो ये रहा मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन हमने निकाली इस तरीके से निकाली, फॉर्मूला लगा के यूनिट वेक्टर वाला। और ये आई, और काटोगे तो 5 दूनी 10, तो यानी कि रिजल्टेंट आएगा 2 3 6 आई कैप प्लस 2 4 8 जे कैप। आपका आंसर ये आएगा, आपका आंसर फाइनली। बोलो बात समझ में आया नहीं आया। बिल्कुल आसानी से कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको समझने की देरी है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर हो तो क्या करेंगे। अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर मिल जाए, जैसे कि आपको मिल जाए ए वेक्टर आपको दे दिया जाए, क्या है 2i कैप प्लस 4j कैप। इनको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, जो इस तरह से मिल जाती है ना एक्स वाई जेड की फॉर्म में, आई जी के लगाता है, इसको बोलते क्या है, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं इसको, कार्टेशियन फॉर्म भाई, कार्टेशियन फॉर्म। तो ये नोट कर लेना, कार्टेशियन फॉर्म होती है। बी वेक्टर आपको दे दिया जाए, मान लो 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस का k कैप। इसी प्रकार से सी वेक्टर मिल जाए आपको 5i कैप माइनस का 2k कैप प्लस का 10k कैप। इस तरह से आपको मिल जाए, तो कैसे निकालोगे। तो अगर हमें पूछ लिया जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर हो तो कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना, आपको रिजल्टेंट निकालना है। तो क्या हो जाएगा, सीधा जोड़ दो। क्या करना है, सीधा जोड़ना, जैसे जोड़ते हो ए बी सी का वेक्टर। आप कैसे जोड़ोगे, इनको कैसे जोड़ोगे, आई को एक साइड में यानी कि एक्स डायरेक्शन को एक साइड में लेना है, वाई डायरेक्शन को एक साथ जोड़ दो, जेड वाली को एक साथ जोड़ दो, क्योंकि एक्स का मतलब आई कैप ना। देखो 5 3 8 तो 10, तो हमने यहाँ क्या लिखा 10 आई कैप। वेरी गुड। अब देखो 5 4 9, 9 में से 2 गया तो 7, तो माइनस प्लस का 7 के कैप। वेरी गुड। और यहाँ हो गया 10 और 3 13 में से गया तो 12, यानी कि माइनस का सॉरी प्लस का 12 के कैप। बोलो बात समझ में आई नहीं आई। इतनी सी बात करनी है आपको, सिंपली आपको जोड़ना है भाई, सिंपली आपको क्या करना है, जोड़ना है। इसमें कोई नई बात नहीं है, सिंपल एडिशन करना है। कर लोगे कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर हो तो कैसे जोड़ेंगे, अब इसके जब सवाल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, बहुत ही मजेदार तरीके से करेंगे, टेंशन ना लो। बस अब क्लास खत्म होने वाली भी है, लास्ट का एक सवाल करेंगे ये वाला, और उसके बाद में आपकी क्लास खत्म करवा देंगे। बहुत हो गया, नहीं तो कहोगे सर बहुत पका दिया आपने। कोई दिक्कत नहीं है, पकना नहीं है, समझना है ध्यान से। चलिए भाई, अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आज का पढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझिए। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये है क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एडिशन ऑफ वेक्टर, मोर देन 2 वेक्टर। तो हम यहाँ हेडिंग डालेंगे क्या, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 वेक्टर, मतलब 3 वेक्टर को कैसे जोड़ा जाए। अगर आप ये सीख गए तो 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो, आप सीख ही जाओगे। ठीक है भाई, चलिए उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास एक सवाल दे रखा है, सवाल से समझते हैं कंसेप्ट को। एक इस डायरेक्शन में दे रखा है, एक हमारे पास जो डायरेक्शन है वो ऐसे दे रखी है, इस डायरेक्शन में मान लेते हैं ये डायरेक्शन हमारे पास ऐसे, एक ये वेक्टर है एक ये डायरेक्शन। ठीक है भाई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, हम इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी रखी है, मान लो ए है, इसकी वैल्यू हमारे पास है 10, और ये हमारे पास है बी, इसकी वैल्यू हमारे पास है 2√3 भी। क्या भाई 2√3, और ये हमारे पास है सी, इसकी वैल्यू है 10। ठीक है, अब एंगल भी दे रखा है, ऐसे कंस्ट्रक्शन दिखा रखे आपके पास क्वेश्चन में ही।
ये लीजिए, और ये जो एंगल दिखा रखा है ये दे रखा है 37 डिग्री का। 37 का नाम आता है, आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था आपको इसी वीडियो में। 53 डिग्री, ठीक है भाई। अब इनका निकालना है, और ये एंगल भी दे रखा है आपको 45 डिग्री। कितना दे रखा है? 45 डिग्री। अब हमें इनको भी जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहला काम क्या होगा, सबका एक्स निकाल दो। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ए बी सी, सबका एक्स निकाल लो, सबका वाई निकाल दो, है ना। सबका एक्स कंपोनेंट निकालो, सबका वाई कंपोनेंट निकालो। बहुत अच्छा, तो निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखिए, तो बड़ा ही आसान तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि एक्चुअली में हमें चाहिए क्या होता है, रिजल्टेंट चाहिए होता है अलोंग दी एक्स एक्सिस, क्योंकि हमारे पास दो एक्सिस है अलोंग दी एक्स एक्सिस। तो कैसे निकालेंगे, कैसे जोड़ते हैं अलोंग दी एक्सिस? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स। इसी प्रकार से आर वाई जोड़ेंगे, ए अलोंग दी वाई एक्सिस, फिर बी अलोंग दी वाई एक्सिस, और सी अलोंग दी वाई एक्सिस। तो देखिए सबका निकालेंगे, सबका आसानी से करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं, ए अलोंग दी एक्स एक्सिस कितना होगा, ए एक्स एक्सिस में कितना होगा, और ए वाई एक्सिस में कितना होगा, सीधी सी बात। इसी प्रकार से जो बी कंपोनेंट है वो एक्स एक्सिस में कितना होगा, वाई में कितना होगा, बी वेक्टर। इसी प्रकार से सी का जो एक्स कंपोनेंट है, सी का जो एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, और वाई में कितना होगा। ये तीन चीजें निकालनी है। एक्स और वाई की बात हो रही है, 3D नहीं है, ठीक है ना। वेक्टर तीन है लेकिन प्लेन में है, तो एक्स और वाई की बात होगी, जेड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो दो वेक्टर निकाल लेते हैं, एक्स और वाई कंपोनेंट निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं वो समझिए ध्यान से, बड़ा ही मजेदार है। हमने आपको पहले भी बताया था कि इसके दो कंपोनेंट में तोड़ लेंगे। पेन चेंज करता हूं, इसके दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। एक आपके पास, जैसे मान लो ए का कंपोनेंट लेना है एक्स, और एक कौन सा लेंगे भाई, वाई। समझ में आ गया होगा। एक ए को अलोंग दी एक्स एक्सिस लेना है, एक ए का अलोंग दी वाई एक्सिस लेना है। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? एंगल 37 है। मैंने आपको रूल याद करने के लिए कहा था कि यहां अगर आपका 37 डिग्री का एंगल बन जाए, 37 डिग्री का, तो इसके सामने आएगा 3 और इसके सामने आएगा 4 और यहाँ आएगा 5, बस। तो इसको खत्म मैटर। तो ये क्या हो जाएगा, ए अलोंग द एक्स एक्सिस की वैल्यू आ जाएगी ए कोस 37 डिग्री। थीटा के सामने है ना, साथ है तो कोस। तो ए की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है, 10 है। कोस 37, देखो 37 ये तो कोस की वैल्यू आएगी तो बेस अपॉन में, ठीक है भाई। और हाइपोटेन्यूज तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, कितना आया भाई, तो यहां मैं लिख रहा हूं 8। बोलो बात समझ में नहीं आई? 8 आई कि नहीं आई? बहुत अच्छा, प्लस का। आगे देखते हैं क्या करना है। ए अलोंग द एक्स एक्सिस निकाल दिया, अलोंग द वाई एक्सिस देखिए, वाई के लिए फॉर्मूला क्या होगा, आप निकाल सकते हो, ए वाई एक्सिस, तो ए साइन 37। समझ गए होंगे आप लोग, साइन 37। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी है, ए तो हमारे पास 10 ही है। साइन 37, 37 ये रहा, साइन का मतलब परपेंडिकुलर, यानी कि 3/5, 3/5, यानी कि 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। समझ रहे हो ना, ये देखो 10 है, और साइन 37 की वैल्यू कितनी है, 3/5। तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। बोलो आई कि नहीं आई? 6 वैल्यू प्लस में। क्लियर हो गई? क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन है ना, वाई ऊपर है तो प्लस, और ये इस डायरेक्शन में तो भी प्लस, इस डायरेक्शन को प्लस ले लिया, ऊपर वाली को भी क्या लेंगे, प्लस। इस डायरेक्शन को कंपोनेंट को माइनस में लेते हैं, ठीक है भाई। तो 8 और 6 आ गया। चलिए बहुत अच्छा, और निकाल लेते हैं। इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूं, नहीं तो मिक्स हो जाएंगे ना ये चीजें, जो हमें जरूरत नहीं है। अब एक का कंपोनेंट निकाल दिए, पहले भी पढ़ाया था आप लोगों को कंपोनेंट आज की क्लास में। अगर आपने ढंग से क्लास अटेंड कर रहे होगे, पूरी की पूरी स्किप नहीं कर रहे होगे, बीच में काट नहीं रहे होगे, तो ये सारी चीजें आपको आ रही होंगी। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं आ रही होगी, क्योंकि आज ही करवाए गए हैं। तो अब मैंने आपको कह रखा, क्लास एक भी मिस करोगे तो समझ में नहीं आएगा भाई, सीधी सी बात ये है, ठीक है भाई। चलिए अब हम निकाल लेते हैं बी का कंपोनेंट। पेन यूज कर लेते, दोबारा से ग्रीन यूज कर लेता हूं। ये बी है तो इसका वेक्टर निकालेंगे कुछ इस प्रकार से। ये हमने परपेंडिकुलर लिया इस प्रकार से, और ये इसका हॉरिजॉन्टल ले लिया। समझ में आ गया होगा। ये थीटा है, इसको क्या लिखेंगे ध्यान से समझिए। ये हमारे पास आएगा, बी है तो ये हो जाएगा बी कोस थीटा, यानी कि 45। इसी प्रकार से ये क्या आ जाएगा, बी परपेंडिकुलर के लिए साइन 45। अब बी की वैल्यू कितनी है, 2√3 भाई, कितनी है, 2√3। और कोस 45 की वैल्यू बताई थी मैंने, साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू सेम है, 1/√2। बोलो बात समझ में आई है? और एक ये थोड़ी सी मिस्टेक करेगी, इस क्वेश्चन को चेंज करना, 2√2 है भाई, ये कितना है, 2√2, 2√2 है। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 बच गया। कितना आ गया, 2। क्लियर होगी? ये किसके अलोंग आया है, एक्स के अलोंग। किसके अलोंग आया है, एक्स के अलोंग। ये लो भाई 2, लेकिन किस में लेंगे, माइनस का। मैंने आपको कहा ना, ये अपोजिट डायरेक्शन होगी ना, अपोजिट के लिए क्या लोगे, माइनस। ये वाला प्लस लेते हैं, इधर वाला माइनस हो गया ना, तो माइनस का दो। वेरी गुड। चलिए
अब अगला वाई वाला और निकाल दो, ये वाला ऊपर है तो प्लस ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो क्या बताया, बी साइन 45, बी की वैल्यू कितनी है 2√2, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कट गया तो कितना आएगा 2, तो सिर्फ प्लस का 2 आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो यानी कि बी के कंपोनेंट भी निकाल लिए। अगर आप लोगों ने क्लास मिस नहीं करी है, सारी क्लास अटेंड करी है, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि इतना स्लो स्लो तो कोई करवा ही नहीं सकता ना। बिल्कुल स्लो स्लो करवा लो, किसी भी क्लास का बच्चा हो सबको समझ में आएगा भाई। ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। पेन दोबारा से ग्रीन, एक बार रेड पेन ले लेता हूँ, एक बार इसको मैं लिख देता हूँ। बी इजिकल टू क्या बताया था 2√2, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, अब पेन लेते दोबारा से ग्रीन। अब सी वाला बच गया, सी वाला, इसके भी दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, अगर ये सी है तो ये हो जाएगा सी कोस थीटा। सी की वैल्यू कितनी है 10, और कोस थीटा कितना है कोस 53, कोस 53, और ये कितना हो जाएगा, यहां आ गया ना कोस 53, तो ये हो जाएगा सी कोस 53, साइन 53 मतलब परपेंडिकुलर आ गया ना, तो साइन सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू आप देखोगे 10, और साइन 53, अभी 53 की वैल्यू पंगे देगी। तो मैंने कहा था ट्रायंगल बनाइए दोबारा से। अगर मैं यहाँ 53 लिख रहा हूं तो दोबारा से इसलिए बता रहा हूं, नहीं मैं डायरेक्ट वैल्यू बता सकता था 53, ताकि आपको समझ में आए। 53 तो यहाँ बड़ी वाली वैल्यू नहीं है 4, तो ये ऑटोमेटिक 3, और ये कितना आ गया 5। तो साइन 53, साइन के लिए क्या लोगे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या होगा 4 अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितनी 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ सी अलोंग दी एक्स एक्सिस कितना आ गया, वाई के निकाला है ना, वाई सॉरी वाई निकाला है, माइनस का 8 आ जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ है, समझ गए होंगे, नीचे की तरफ है ना, तो माइनस, ये भी माइनस का कोऑर्डिनेट है। ये निकालना अब 10 कोस 53, कोस 53, तो कोस के लिए बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन में 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, प्लस में आएगा इस डायरेक्शन के लिए, इस डायरेक्शन के लिए प्लस, तो यहाँ आ गया आपका 6, इसको काट देता हूँ, क्या आएगा 6। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? अब क्या करना है, अब आपको मैंने कहा रिजल्टेंट तो ये रहा फॉर्मूला। अब ये सारी चीजें आपको कवर हो गई होंगी, इनको मैं कर देता हूं इरेज, ये लो इसको कर देता हूं इरेज। अब हमारे पास इनकी कोई जरूरत नहीं है, समझ में आ गया होगी, सारी वैल्यू निकालनी सिखा दी बिल्कुल स्लो स्लो मेथड से। ठीक है भाई, अगर क्लास ढंग से अच्छे से ज्वाइन करते हुए आ रहे हो तो आप देख लेना भी है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई कमेंट करना चाहे कर सकता है, कमेंट सभी को करना है भाई, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं सबको कमेंट करना है। तो आपको आर एक्स निकालना है, तो देखिए ए एक्स कितना, देखो आर एक्स का फॉर्मूला आपके सामने नीचे लिखा हुआ है, ए एक्स कितना है, तो ए एक्स देखोगे तो 8, सीधा जोड़ना ही तो है। और फिर कितना है बी एक्स, बी एक्स की वैल्यू देखो -2, -2, और फिर सी एक्स कितना है +6 भाई, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8 से 14, 14 में से दोगे तो 12, यहाँ आ गया 12। और इसी प्रकार से आर वाई के लोग निकालोगे तो कितना हो जाएगा 6 +2 -8, 0 आ जाएगा। आगे समझ में, हमें आर ही तो निकालना था, नेट आर कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे आर एक्स का वेक्टर सम, आर वाई का वेक्टर सम। तो आर एक्स कितना आया हमारे पास 12, और एक्स डायरेक्शन के लिए आई कैप लिख देंगे, ये तो क्या था 0 है, तो या तो आप चाहो तो 0 के कैप भी लिख सकते हो, और आपका तैयार है आंसर। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी बच्चे को डाउट हो तो कमेंट करके बताना भाई है। लास्ट एक छोटा सा टॉपिक और है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर देते हैं, अभी मत छोड़ना क्लास। चलिए अभी, अब मान लो हमारे पास एक वेक्टर दे रखा है इस प्रकार से r, और उसका एक कंपोनेंट ले लेते हैं कौन सा x अलोंग द x एक्सिस, और एक कंपोनेंट ले लेते हैं y। ठीक है भाई, एक कंपोनेंट ले लेते हैं y अलोंग द y एक्सिस। यदि बात आपको समझ में आ रही होगी, चलिए। और ये एंगल बना इनके बीच में अल्फा, ठीक है भाई, एंगल बना रखा है हमने, थीटा जैसे अल्फा कुछ भी मान सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको रिजल्टेंट निकालना हो डायरेक्शन का, कि डायरेक्शन क्या होगी, रिजल्टेंट किसका निकालना, डायरेक्शन का। रिजल्टेंट निकालने का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, ये रहा, क्या करते थे आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर के रूट ओवर, ये रिजल्टेंट। अगर आपसे डायरेक्शन पूछ ले जाए, तो रिजल्टेंट है ना किस डायरेक्शन में होगा, उसकी डायरेक्शन पूछी जाए, रिजल्टेंट की डायरेक्शन पूछी जाए, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा tan अल्फा, और अल्फा का फॉर्मूला जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये रहा परपेंडिकुलर, इसको बना लेते हैं, ये रहा परपेंडिकुलर, ये लो। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है आर एक्स, तो ये इसको पैरेलल शिफ्टिंग से हम क्या लाएंगे, ये आर वाई था ना, यहाँ से आर वाई, ये हो गया आर वाई, तो लिख दूंगा यहाँ पे मैं आर वाई अपॉन बेस, तो है ही अपना आर एक्स। तो कहने का मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला और याद कर लेना कि tan अल्फा डायरेक्शन के लिए आर वाई बाई आर एक्स, यानी कि अलोंग दी वाई एक्सिस, और इसको डिवाइड कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा।
भी वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक जरूर करके जाना। क्लास खत्म कर रहा हूं, मिलते हैं आपको वेक्टर के लेक्चर नंबर 5 में। 4 वेक्टर के लेक्चर हो चुके हैं, अगला जो लेक्चर आएगा वेक्टर नंबर 5 का आएगा। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए गुड डे।